नमस्कार। अशोक व्यास। आज मैं इतना प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको न केवल मुस्कुराहट के साथ में गहरी बातें पहुंचाने की महारत बरसों से हासिल है, बल्कि वो सतत सृजन यात्रा को लेते हुए अपनी इस यात्रा में वहां पहुंची हैं जहां पिछले 4 वर्षों से लगातार जो राही रैंकिंग एक होती है, उसमें सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में वो दूसरे और चौथे स्थान पर रही हैं। मुझे उनकी उपस्थिति आप तक पहुंचाते हुए उनको ये बधाई देने का अवसर भी आज मिल रहा है। पहले तो मैं आमंत्रित कर लूं सूर्य बालाजी को, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रणाम है आपको। नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, बहुत आशीर्वाद, और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं आपको बहुत उल्लास के साथ में जो भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको दिया जा रहा है, उसके लिए हमारे दर्शकों के साथ करतल ध्वनि के साथ बधाई है आपको। मैं और बहुत बहुत हाथ पसार कर सिर आंखों पर आपकी बधाई स्वीकारती हूँ, और मैं मानती हूँ कि मेरे लिए भी ये बहुत ही ज्यादा गर्व का विषय है। मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अपनी प्रसन्नता बिल्कुल छुपाऊंगी नहीं, बोलिए और कारण आप। बाद में बताऊंगी आपको। तो प्रसन्नता को न छुपाना जो है वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। जी हाँ, और बिल्कुल। और मैं जो आपका भाव भारत और भारत की प्रमुख भाषा के प्रति है, उसको लेते हुए जो ये भारत भारती शब्द भी है ना इस सम्मान का, वो भी जी मुझे लगता है जी आपके लिए जी, बिल्कुल ठीक समझ गए। ठीक बैठता है। वो बिल्कुल ठीक बैठता है वो। आप तो समझ एक और हाल ही में आपको पृथ्वीनाथ भान साहित्य सम्मान जिस पुस्तक के लिए मिला था, वेणु की डायरी, वो जब आई थी तब मैंने उसको पढ़ा था, और उसके बारे में मैं चर्चा आगे करूंगा। पर हम आज जब होली के आसपास बैठकर बात कर रहे हैं, तो शुरुआत रंगों के और आपके स्मृतियों के कुछ रेखाओं से की जाए। तो समझिए कि आप वैसे तो आप अभी भी छोटी ही है, क्योंकि जितनी जिज्ञासा के साथ आप घटनाओं से एक उन्मुक्तता को लिए हुए जुड़ती हैं और जी। संवेदनात्मक रस के साथ उनको शब्दों से हम तक पहुंचा देती हैं, तो आपका जो वो बाला वाला भाव है वो तो बना हुआ है। और मैं अपने दर्शकों को आपकी डेट ऑफ बर्थ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन तो बताइए, बचपन में पहली पहली होली कुछ ऐसा याद आए उन दिनों का? अरे बहुत, मैं तो आपसे बताऊं, मैं तो स्मृतियों में जीती हूँ, और मैं उत्सव धर्मी हूँ। तो और होली को तब, जैसे मैं कहती हूँ, विशुद्ध भारतीय आत्मा। मुझे बस एक की बात इतनी, मतलब पहली दूसरी कितनी होली के चित्र है मेरे ऊपर। पहला तो यही है जो मुझे लोग चढ़ाते हैं कि आपको इतने कम उम्र से आपको अपनी बातें इतनी यादें कैसे हैं आपको। कभी कभी लोग चिढ़ा कर कहते हैं कि अब आप कुछ पिछले जन्म का भी बता दीजिए। तो मैं आपसे पहली तो यही है कि मैं सच बता रही हूँ, मुश्किल से 3 वर्ष की मैं रही होंगी। और जैसे होते घर में पिताजी के मित्र होली खेलने आए, और उन्हें सबसे पहले अपनी भाभी, मतलब मेरी माँ, तो माँ तो अपना पीछे पर्दे में पीछे की तरफ थी आंगन में। उन्होंने क्या किया, उठाई बाल्टी, रंगों से भरी बाल्टी, और ले जाकर मेरी माँ के ऊपर उड़ेल दिया। और उनका जो जाते हुए इतने लोगों का, और बाल्टी उठा के माँ के ऊपर उड़ेलना था, तो मैंने धाराधार रोना शुरू कर दिया। मेरे लिए किसी आतंकवादी से कम नहीं था। लेकिन पहली स्मृति यह है होली की, सोची धुंधली सीमा, और सब लोग मुझे गोद में उठा के समझा रहे हैं। तो अब जब किसी बच्चे को, अभी भी आप देखिए किसी बच्चे को, वो होली में, बहुत छोटा बच्चा देख के ऐसी ये धूप धाम देख के वो परेशान होता है, सहमता है। सुधीर भाई, तो आपकी आपकी इस स्मृति से मैं थोड़ा सा, एक वो कहते हैं ना, वो साइड में आके, तो जिस परंपरा को हम प्रेम से, आनंद से अपनाते हैं, उस तरह के भाव से अगली पीढ़ी अपना पाए, उसकी एक प्रक्रिया होती है, जो कि उसकी अपनी एक लय होती है, जी जिसमें उसमें प्यार भी है, उसमें धैर्य भी है, उसमें जी श्रद्धा भी है। तो होली का त्योहार भी अब वो भाव नई पीढ़ी तक या पुरानों में भी उतना रहा कि नहीं रहा। तो मैं अपने प्रश्न को एक पंक्ति में कहूं तो, एक लेखिका के रूप में
जब आप देखती हैं कि त्योहारों का जो मूल स्वरूप है, वो सिर्फ जी। फ़िल्मों में कुछ शूटिंग के लिए ही रह गया है। तो ये नाटकीयता जो है, इसके बारे में क्या देखती हैं आप? देखिए, सब कुछ हमारे ऊपर है। हम नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। और एक बात आप मानिए कि आज के समय में भी हमेशा ये बच्चे क्या करते हैं, ये माँ-बाप, माता-पिता क्या कहते हैं वो बच्चे नहीं करते हैं, बल्कि माता-पिता जो करते हैं, जैसे करते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे सोचते हैं, इन्हीं को तो हम संस्कार कहते हैं। ये बच्चों में संक्रमित होता चला जाता है। मैं आपको एक अपनी दूसरी होली याद आ रही है, मैं जी। ज़रूर आपको बताऊँगी और इस आप देखेंगे कैसे मैंने बच्चों के सामने होली खेली। आज से सचमुच में 75 में आप सोचिए 76 76 में हम मुंबई में आए और बिल्कुल एक निर्जन कॉलोनी मल्टीनेशनल की कंपनी की, उसमें हम थे और हम आए थे उत्तर प्रदेश से खूब पिचकारी भर-भर के होलियाँ खेलने के बाद। लेकिन यहाँ देखा तो मल्टीनेशनल के और बड़े-बड़े सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव्स की, वहाँ तो होली का कोई दूर-दूर तक होली का कोई निशान नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे मेरे छोटे-छोटे बच्चे 7 साल, 8 साल, 10 साल, उनके उदास चेहरे देख कर के मैंने सोचा कि बहुत हुआ अब। आप सोचिए 6 बंगलोज़ थे वहाँ पर। मैंने और दूरियाँ आपस में मैंने बीच में बाल्टी निकाली, पिचकारी लाई, रंग घोले हमने, अपने तीनों बच्चों को बुलाया। मेरे पति थोड़ा सहमे क्योंकि उनके बॉसेस थे अगल-बगल के, उनको मैंने हँसने दिया। मैं लाई और हमने और तीनों मैंने और तीनों बच्चों ने जो एक-दूसरे के ऊपर दौड़ा-दौड़ा के पानी डाला ना, अरे हो रंग डाला, मैं आपसे बता रही हूँ अशोक जी क्या दृश्य था। 5 मिनट के अंदर-अंदर उधर से पारसी, उधर से दक्षिण भारतीय, उधर से मराठी, उधर से गुजराती, सब जानते थे होली, पारसी और 1-2 को छोड़कर। लेकिन कोई इस मल्टीनेशनल के इस जो कहते हैं ना एक बने हुए स्टेटस से नीचे नहीं उतरना चाहता। और जब हम लोग खेलने लगे तो सामने की दोनों बच्चियां बाहर जा रही थी, वो डॉल्स की तरह सजी हुई ऐसे देख रही थी कि क्या हो रहा है। हमारे बच्चों ने जैसे ही देखा 2 बच्ची दिखाई पड़ी, फौरन पिचकारी लेके दौड़े। मैंने उन्हें रोका कि नहीं बेटा अभी नहीं, ये ना अभी ये बाहर जा रही हैं, हम अगले साल इनके साथ खेलेंगे। अशोक जी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगले वर्ष मेरी वो पारसी मित्र, पड़ोसन, अगले वर्ष सुबह 6:30 बजे जब मेरे घर की बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला, तो सामने मेरी वो पड़ोसन दोनों हाथों में गुलाल लिए खड़ी थी और मेरे दोनों गालों पे लगा दी। क्या बात है, क्या बात है! वो होली मुझे और वो सुख, अपनी वो सफलता मुझे कभी नहीं हुई। और आपकी उसके बाद अगले हर वर्ष हमारे उस पूरे कैंपस में जमकर होली होने लगी। क्या बात है! तो हम अपने आप को बाँध लेते हैं, दिखावे के ऊपर हमारा अधिक ध्यान है, जीने के ऊपर हमारा ध्यान कम है। और एक व्यंग्यकार के रूप में आपने उस दृष्टि को अपनी कई रचनाओं के द्वारा जगाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देते-देते ना एक आपका जो लेख है जिसका संबंध है हिंदी भाषा से, अगली सदी का शोध पत्र। तो आपसे अनुमति लेके मैं उसका एक अंश अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा हूँ और पूरा ही लेख अच्छा है, पर मैं ये ले रहा हूँ कि हमारी नवीनतम शोधें बताती हैं कि कुछ गलत दस्तावेज़ों और पुस्तकों के आधार पर हम हिंदी को 20वीं शताब्दी के हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या मातृभाषा जैसा कुछ मान बैठते हैं। पर हकीकत तो ये है कि वो इनमें से कुछ भी नहीं है। ये सारे तथ्य भ्रामक हैं। शोध बताती है कि दरअसल हिंदी भाषा थी ही नहीं। वो खास-खास अवसरों पर पहनी जाने वाली पोशाक थी, लगाया जाने वाला मुखौटा भी थी। वो एक डफली थी जिस पर लोग अपने-अपने राग गाया बजाय करते थे। क्या बात है! वो चश्मा थी जिसे लगाकर अनुदानों, पुरस्कारों की छाया में सांस्कृतिक यात्राओं का सुख लूटा जा सकता था। वो एक सीढ़ी थी जिसके सहारे आदमियों के मंच तक चढ़ा जा सकता था और करेंसी नोट थी जिसे विशिष्ट आयोजनों पर छात्र मास आस्कर
वॉलस्टाइन, स्टॉप, चेखव और कामू के माध्यम से बुनाया जा सकता था। तो ये सब बातें जिस तरह से आपने कही हैं उसमें वो कहीं ना कहीं एक पैनापन है, लेकिन एक गुदगुदाने का भाव भी उसमें है। आप ये कैसे व्यक्त कर पाती हैं? नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं, उसके बाद की अगली पंक्ति है, ये 7 हॉप्स तो इनके इनके माध्यम से बना, मतलब सारे विदेशी लेखकों के नाम हम लेंगे और इनको हाँ, कर अपने कबीर सुर तुलसी किनारे से हट जाया कर। चलिए मैं वो पंक्तियां भी पढ़ देता हूँ। अपने वो भी देश की बात पिछली और अगली शताब्दियों के गरीब कवि लेखकों में इसे भुनाने की औकात नहीं थी। नहीं थी। ग्लानि और लज्जावश कबीर, सुर, तुलसी, रत्नाकर, भारतेंदु, महादेवी वर्मा, प्रसाद और निराला तक नेपथ्य में छुप जाया करते थे, राजमार्गों से हट जाया हट, करते थे। ये स्थिति है, ये स्थिति हमारी हमारी अपनी भाषा की हो रही है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ अशोक जी कि हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बाद की पीढ़ी, हमारी कितनी समृद्ध विरासतों से अछूती रह जाएगी। तो हमारा बहुत मूल्यवान उनके पास पहुंचने से हट रहा रह जाएगा। अच्छा, इस तरह की जो बात अब मैं कह रहा हूँ वो मैं सामान्यतया इस तरह पब्लिकली कहने में संकोच करता रहा हूँ, लेकिन आपकी बात से मुझे याद आता है मैं अमेरिका आ गया था और मेरा परिवार भारत में था। उस वक्त मेरी बेटी 7-8 बरस की थी और मैं कविताएं कुछ उसके लिए भी लिखता था। वो थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख रही थी और मेरे मन में था कि ये हिंदी अच्छे से सीख जाएगी तो अगर उसको साहित्य में रस आएगा। और मैं अभी से लिखता ही रहा हूँ, अभी तक भी लिखता हूँ। पर हुआ ये कि हम उनको धारा प्रवाह हिंदी पढ़ने की जो कुशलता है वो अमेरिका में रहते हुए ठीक से पहुंचा नहीं पाए। पर सारे पेरेंट्स मेरे तरह तरह के नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेरे जैसे हैं जो मैं जिसको इतना प्यार करता हूँ वो दूसरी पूरी पीढ़ी तक दे नहीं पाया। लेकिन इसको लेकर आप भावुक और दुखी हों या किसी को कोसें तो वो भी समाधान नहीं। अब इसको लेकर मैं आपकी वेणु की डायरी की तरफ जाता हूँ। आपने जो वेणु की डायरी लिखी है और आपका पुत्र भी अमेरिका में है, आपने यहाँ के जीवन को देखा, यहाँ क्या क्या चुनौतियां हैं उनको भी जाना समझा है। तो आप क्या सोचती हैं इस विशेष संदर्भ के बारे में, जो भी चिंतन हो दूसरी पीढ़ी तक भाषा पहुंचाने का? दूसरी पीढ़ी तक भाषा पहुंचाने का जितना हो सके यही है। मैं तो वहाँ कहा करती थी वहाँ पर मैंने एक आध बार अमेरिका में कहा भी, जो मेरे बेटे के मित्र थे, कि बेटा तुम लोगों ने यहाँ बहुत कुछ किया, सचमुच पूजा वगैरह छोटी है वहाँ पर, वैसे ही अपनी मतलब अपनी संस्कृति को जितना हो सकता है अमेरिका में मैंने देखा आप लोग ये उतना उतना उसका संवहन कर रहे हैं। और मैंने देखा कि वहाँ पर दक्षिण भारतीय हैं, मराठी भाषी हैं, गुजराती हैं, सभी भाषा भाषी हैं, लेकिन वो सब मिलकर हिंदी बोल रहे हैं। पूजा पाठ हो रहा है, त्योहार मनाए जा रहे हैं जितना हो सकता है, और वो अपनी भारतीय परंपराओं को लेकर के ही चल रहे हैं। और इसीलिए मुझसे कहा मेरे बेटे के एक मित्र ने कि आंटी अब लोग कहते हैं कि इंडियंस हैव अराइव्ड। तो इंडियंस हैव अराइव्ड मतलब इंडियन अपनी सोच के साथ वहां रह रहे हैं। अब उन्होंने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी वहां बनाई है। लेकिन भाषा के उसको लेके जो आप कह रहे हैं, ये एक थोड़ा सा दुखद सत्य है कि वो हम पता नहीं क्यों शायद चारों तरफ बोली जाती है, या मन में एक उसको लेके कोई हीन भाव सा है कि बच्चे बचपन में तो सीख लेते हैं। मैंने देखा था आपके स्टूडियो में आपके बच्चों को, तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे उस समय। हाँ, बोल तो लेते हैं, पढ़ने में विज्ञान। दिक्कत। और हाँ, आपको याद होगा कि मेरी पौत्री का आपने वहां पर रिकॉर्डिंग की थी, जी जी। वो मिल नहीं पाई मुझे अभी तक। ये भी आपसे बता दूं कि उसको संस्कृत के श्री रामचंद्र कृपालु भजमन और ये शांताकारम भुजग शयनम नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम, तो हिंदी और संस्कृत की, और इतनी जल्दी उसने हिंदी सीख ली थी। लेकिन जो आप कह रहे हैं एक ही तरीका है कि माता पिता कोशिश करके प्रयत्न करके बच्चों के साथ हिंदी ही बोलें। बिल्कुल लेकिन सही है।
ये आवश्यक है। हम्म। तो सोच विचार करना आवश्यक है, और सोच विचार नाम की एक पत्रिका ने आपके ऊपर विशेषांक जो निकाला था, और जितना मैंने आपको देखा जाना सुना है, आपके अंदर एक खास किस्म की सादगी, और जिसे अंग्रेजी भाषा का शब्द मैं उधार लेके कहूं तो एक अनएस्यूमिंग पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, कि विनम्रता कह दीजिए। तो जब इस प्रकार का होता है आयोजन जिसमें आप लाइमलाइट में होती हैं, तो अंदर से आप आपको कैसा लगता है, जैसे खास करके सोच विचार पत्रिका के अंक को लेते हुए बताएं। नहीं, मैंने उनसे भी पहले तो बहुत कहा कि बहुत बड़े-बड़े और भी लेखक हैं, रचनाकार। उन्होंने कहा नहीं, नहीं हमारा ये बहुत पुराना वो है, मुझे तो आपके ऊपर आना ही है। और मैंने उनसे ये भी बाद में कहा कि एक बड़ी अच्छी सी बात हुई कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब पुरस्कार मिल जाते हैं, जब रचनाकार को, लेखक को, तब उसके ऊपर पत्रिकाएँ अंक निकालने लगती हैं और उसके उसके सम्मान समारोह होने लगते हैं। और आपने पत्रिका पर मेरे ऊपर अंक पहले निकाल दिया सोच विचार का, और सम्मान मुझे उसके बाद भारत भारती मिला। लेकिन मैं जब ऐसी जगह होती हूँ ना, तो मैंने अब ऐसा अभ्यास कर लिया है अशोक जी कि मैं वहाँ भी ऐसे ही रहती हूँ। बल्कि एक ही ये विशेषण मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह के बाद कि आप कैसे इतनी सहज रह लेती हैं। और मैं सोचती हूँ कि क्यों लोग ऐसे कहते हैं? शायद इसलिए कि आज हमने सहजता को इतना कठिन बना दिया है। मुझे आपसे बताऊँ, सबसे बुरी लगती है महान लोगों की ओढ़ी हुई विनम्रता। क्योंकि मैंने एक रचनाकार होने के नाते बचपन से इस बात को देखा है, ये इसकी असली विनम्रता है या कि छद्म विनम्रता है। ये दिखाते हुए कि हम महान हैं, हम विशिष्ट हैं, तो उन लोगों का मैंने देखा कि सारा उपक्रम अपनी विशिष्टता ही दर्शाने में व्यर्थ नष्ट होता है, निरर्थक होता है। आप जो हैं वही बने रहिए, कुछ और दिखने की, कुछ और दिखाने की कोशिश ना करिए, वरना आप छुप नहीं पाएँगे। आप जो हैं वो नज़र आ ही जाएँगे। अच्छा सूर्यवाला जी, आपकी बात को लेते हुए मुझे याद आ रहा है कि हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। तो जी, बहुत सारे स्थानों पर जाकर आनंद लेने के बजाय लोग या तो वहां से लाइव फेसबुक कर रहे होंगे, या खूब सारी फोटो खींच रहे होंगे ताकि बाद में शेयर कर सकें। तो जी। ये जो दिखावा है वो इतना इंटेग्रल पार्ट हो गया है हमारे, अनुस्यूत हो गया है, आपके साथ बात कर रहा हूँ तो, जी हमारे हाँ, जीवन जी। में, कि इससे इससे हटना बहुत ही मुश्किल है। पर इसका एक जो सकारात्मक पक्ष है, जैसे आपने और मैं और आप भी अभी इंटरनेट के माध्यम से ये संवाद कर पा रहे हैं, और आपने काफ़ी लोगों से आप जुड़ी हैं ये लॉकडाउन के चलते। और तो हिंदी भाषा की दृष्टि से जो इंटरनेट का, सोशल मीडिया आदि का जो उपयोग है, इसके बारे में जी। आपका क्या अनुभव रहा है? अभी मुझसे पुरवाई पत्रिका ने भी यही बात पूछी। इधर आपको कई वेबिनारों में भी देखा, और क्योंकि शायद लोगों को इसलिए और भी अच्छा लग रहा है, मैं बहुत कम, दूसरों की तुलना में, दूसरे रचनाकारों की तुलना में मैं बहुत कम वेबिनारों में जाती हूँ, लेकिन जाती हूँ। और मैं आपसे बताऊँ, इसके कुछ बहुत ही सकारात्मक पक्ष सामने आए हैं, विशेषकर इस कोरोना काल में, इस महामारी के समय में, जबकि हम एक तरह से इसने हमें हताशा से उबारा है। लेखक को भी, रचनाकार को भी और पाठक को भी। आपसे बताऊँ, ऐसे-ऐसे पाठक मुझे मिले हैं फ़ेसबुक के माध्यम से और वेबिनारों के माध्यम से, और उन्हें इतना अच्छा लगा है मुझे देखकर कि एक पाठिका ने यहाँ तक कहा कि मैडम, मैंने 40 वर्ष पहले आपकी एक कहानी पढ़ी थी, किसी पत्रिका में, और वो पत्रिका फिर वो ले जाएगा जिस पड़ोसी की है। आपकी कहानी मेरे पास से चली जाएगी, इसलिए, और चूँकि मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी थी, मैंने पूरी कहानी अपनी कॉपी में पेन से उतार डाली। गज़ब! गज़ब! मैंने जो फ़ोटोकॉपी बना ली होगी लेकिन नहीं, वो तो पेन से। पेन से उतारी, उस समय कहाँ थी फ़ोटोकॉपी, 40 वर्ष पहले। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी। अभी तक अभी तक वो मेरी सबसे प्यारी मूल्यवान धरोहर क्या बनी है, बात! मुझे लगता है जो वो ये जो पाठिका मुझे मिली। ये जो ये जो बात है वो भारत भारती सम्मान से भी बड़ी बात है, किसी स्तर जी, पर देखा जाए तो। जी, जी हाँ, जी हाँ।
तो इसको लेते हुए मैं अब जो दूसरा एंगल रहता है कि हम लिखते हैं तो एक हमारा रिश्ता अपने पेन के साथ में, अपने कागज के साथ में जो रहता है, और टाइप करने में अलग रहता है। और आपका क्या रहता है इस मामले में? और कुछ लोगों को लगता है कि वो हाथ से लिखते हैं तो उनका जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, वो प्रवाह जो है, वो अधिक सधता है। कुछ लोग कंप्यूटर के द्वारा भी सहज हो जाते हैं। आपका इस बारे में? देखिए, ये तो अभ्यास की बात है। मैंने तो प्रारंभ से पेन से ही लिखा है, अपनी कलम से ही लिखा है ना। तो मेरे तो और भी बहुत पेन हैं, कुछ जो अपनी जो कहते हैं ना सनकें, हर हर रचनाकार की, कुछ कलाकार की, संगीतकार की कुछ अपनी सनक भी होती हैं, कुछ वो। तो मैं तो हमेशा, क्योंकि मैं बहुत बहुत ही तेज लिखती हूँ, एक साथ तूफान, मतलब धुआंधार इस तरह विचार आ रहे हैं, जब तक आ रहे हैं तो बहुत तेज लिखती हूँ। उतना तो मैं कभी टाइप करने को सोच भी नहीं सकती हूँ। और आपसे और भी मजेदार बात बताऊं, आपने लिखने के बारे में पूछा है। अच्छे सफेद फुल स्केप कागज, जिसको कभी शरद जोशी जी ने उसके ऊपर बड़ा अच्छा व्यंग्य लिखा था, अगर वो कागज आप मेरे सामने ला के रख दीजिएगा तो मेरी कलम सहम के रुक जाएगी, चलेगी ही नहीं। आप कटे फटे पुराने निकाले यहाँ वहां के, और अब आजकल जो निकले हुए कागज होते हैं ना, इसके कंप्यूटर के इस्तेमाल के बाद की जो वेस्ट, जिसमें एक तरफ जी, टाइप होता है, एक तरफ जी। सादा होता है, तो वो कागज रखे रहेंगे तो निकालेंगे। और वो लिखा हुआ कभी कभी मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मेरा टाइपिस्ट है, वो बेचारा अभ्यास कर चुका है, इसलिए वो उसको पढ़ता है और टाइप करता है। तो ये अच्छा, मुझे और एक बात बताऊं कि कभी कभी ऐसा भी होता है, लोगों ने पूछा, अभी इस पत्रिका ने भी भारत भारती के बाद कई पत्रिकाओं ने साक्षात्कार लिए, तो एक व्यंग्य लेख लिख रही हूँ, उसी में से एक और व्यंग्य लेख सूझ रहा है। जैसे एक नदी की कई धाराएं होती हैं, उसको भी मैं एक तरफ लिखती लिखती जा रही हूँ दूसरे कागज पर। और कभी कभी कहानी लिख रही हूँ, कहानी के बीच से भी किसी प्रसंग पर व्यंग्य सूझ रहा है। तो इस दिमाग का और इस सोच का और इस कल्पना का, इस संवेदना का कोई आप उसकी नाप तोल नहीं कर सकते। कब ये क्या सोच बैठेगी, कब ये क्या लिख बैठेगी। तो अभी ये जो हमारा संवाद है, ये छोटा सा है, लेकिन चलते चलते मैं एक तो ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो व्यंग लेखन है उसमें जेंडर की क्या भूमिका रहती है? जैसे कि अब हरीश नवल जी हैं, या कुछ मेरे को अचेतन में ऐसा लगता है कि जो पुरुष व्यंग्यकार होंगे वो राजनीतिक विषय अधिक पकड़ेंगे, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है। यस, इसके बारे में आपने शायद सोचा भी ना हो, लेकिन कुछ बताएं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें शायद इसलिए कि पुरुष बाहर की दुनिया के ज्यादा करीब होता है। लेकिन हमारी, हम ये बात हमारी पीढ़ी के साथ थोड़ी सच थी। अब की तो मतलब स्त्री व्यंग्यकार हो या पुरुष व्यंग्यकार हो, वो उतने ही जो कहते हैं ना, उनका भी जो परिदृश्य होता है, चारों तरफ का परिवेश जो होता है, वो जिससे ज्यादा जुड़े होते हैं। मतलब आप देखिए, डे टू डे लाइफ, हमारे दैनंदिन जीवन में हम जिन विडंबनाओं, जिन विरूपताओं, जिन विसंगतियों के संपर्क में आते हैं, और जो कुछ हमारे चारों तरफ गलत घटता है, हम उसे लेकर के अनायास जो आक्रोश, जो प्रतिक्रिया जो जगती है, जो जीवन में घटते विद्रूप को देखकर हम कर देते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अब लोग इस बात को समझने लगे हैं कि व्यंग्य का अर्थ सिर्फ राजनीतिक घटनाओं पर टिप्पणियां कर देना या उनके ऊपर ही व्यंग्य लिखना नहीं होता, बल्कि जीवन में, जो मैंने आपसे कहा ना, अभी अभी मैं दम्भ की बात, महान लोगों के दम्भ की बात कर रही थी, कितना बड़ा व्यंग्य है। हम सामने कुछ और दिख रहे हैं, अंदर कुछ और कर रहे हैं। आप स्वयं अपनी तरफ देखिए, व्यंग्य के सबसे बड़े विषय तो हम स्वयं हैं। मुझे आपकी बात से ना एक शेर याद आ गया हमारे। जी, मुझे अनुमति दें, निजाम साहब का शेर है, शीनकाब निजाम साहब का, कि तू अकेला है, बंद है कमरा, तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। वाह, वाह, तो, क्या, तो ये वाह। चल रहा है। तो नहीं, निदा फाजली का एक शेर है इसी तरह, जी, जी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी,
हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। क्या बात, क्या बात। चेहरे और परतें उतरती चली जाती हैं। तो परतें बनी भी रहें, उतरे भी, दोनों ही काम हो, जहाँ जैसा होना हो। पर आप हमें ये बताइए कि इन दिनों आप किस ओर अधिक अपना ध्यान रचनात्मक दृष्टि से दिए हैं? कुछ उपन्यास आने वाला है, क्या आप अधिक लिख रही हैं? इन दिनों मैं थोड़ी-सी ज़रा स्लो हुई हूँ, लेकिन मैं आत्मसंस्मरण लिख रही हूँ। बहुत अच्छा। और आत्मसंस्मरण को भी मैंने देखिए सोचा कि कितना अच्छा हो अगर मैं व्यंग्य के माध्यम से आत्मसंस्मरण लिखूँ। क्या लेकिन बात। वो नहीं, तो वो हुआ नहीं, क्योंकि जीवन में जो बहुत से प्रसंग ऐसे थे, जिनको मैं व्यंग्य के माध्यम से नहीं लिख सकती थी। और बहुत से प्रसंग ऐसे, जैसे मैं बताऊँ कि बचपन में मेरे पिता से जुड़ा जो प्रसंग था, या हमें जो सज़ा मिला करती थी, हमारा जैसा बचपन था, जैसे लोग कहते थे कि तुम्हारा घर था कि जेल था। हैं? तो इतना अनुशासन, इतनी सख्ती, माने यहाँ मत जाओ, वहाँ। तो इन सब चीज़ों को मैंने बचपन में आपको कहीं बताऊँगी, बल्कि कहीं लिखा होगा, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती। कहीं पास में उसकी पहला ड्राफ्ट पूरा हो गया है। तो उस वो मैंने व्यंग्य में लिखा है, उस शिल्प में। मैंने अपनी रचनाओं में व्यंग्य का इस्तेमाल विधा के रूप में भी किया है। जैसे व्यंग्य रचना, व्यंग्य लिख रहे हैं, और शिल्प के रूप में भी लिखा है। जैसे कहानी में जब हम कहीं व्यंग्य शैली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले तो स्टाइल इज़ द मैन होता था ना, तो अब ये होने लगा कि भई व्यंग्य विधा है या शैली है। मैंने पिछले 40 वर्षों से शुरू से कहा था कि व्यंग्य को हमारे पुरोधाओं ने, शरद जोशी ने, रवीन्द्रनाथ त्यागी ने, श्रीलाल शुक्ल ने और हरिशंकर परसाई ने, इन्होंने इतनी समृद्धि दी है कि उन्होंने व्यंग्य को विधा बना दिया। क्या बात। अब ये तो ये व्यंग्य की जो विधा है, उस विधा के साथ साथ जो उपन्यास हैं, अन्य जो स्वरूप हैं जीवन के, उनको एक कमाल की ताजगी देने वाली जो कलम सूर्यबाला जी की है, उसको भी नमन करते हुए, और फिर फिर एक बार इस आपको देवदान की। एक और बड़ी अच्छी बात बताऊँ, आप व्यंग्य की बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों कुछ एक संगोष्ठी में मुझे बहुत अच्छा लगा, जब एक पाठक ने मुझे व्यंग्य की पितामही कहा। क्या बात है, क्या बात है। व्यंग्य की पितामही, क्योंकि मेरी पीढ़ी से पहले बस एक शांति मल्होत्रा जी थी, वो थोड़ा बहुत हास्य व्यंग्य लिखती थी। व्यंग्य अपनी पीढ़ी की सारे व्यंग्यकारों के बीच में सिर्फ मैंने लिखा, और मुझे कहा गया कि सूर्यबाला जी को व्यंग्य की पहली महिला व्यंग्यकार होने का, हिंदी हिंदी की पहली महिला व्यंग्यकार होने का गौरव प्राप्त है। तो मुझे क्या बात। ये बहुत अच्छा लगा सुन के, मैंने कभी और हमें भी महसूस ये सुन के बहुत अच्छा लगा, सूर्यबाला जी व्यंग्य की पितामही, पितामह शब्द के साथ में जो मही का प्रयोग हुआ है, तो बहुत ही आनंद आ गया। और और ये आनंद की यात्रा। ये मुझे मालती जोशी जी ने याद आया। मालती जोशी ने जी ने कहा था कि सूर्यबाला जी को हिंदी की पहली महिला व्यंग्यकार होने का गौरव प्राप्त। तो ये जो रस्मय संवाद आपके साथ करने का अवसर हुआ है, ऐसी और उससे अवसर हमारे लिए खुलते रहे, इसके लिए मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि ये श्रृंखला बनी रहेगी। बहुत सारी बधाइयाँ आपको फिर एक बार भारत भारती पुरस्कार के लिए भी, और हमारे दर्शक को भी आपके साथ में मैं धन्यवाद करूं और उनको नमन करूं हमारा साथ देने के लिए। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।